नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। हेपेटाइटिस बी और सी का संक्रमण तेजी से दुनिया भर में पैर पसार रहा है और भारत में भी इसके संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ा है। चिंता की बात यह है कि दुनिया भर में इसके जितने मरीज हैं उसमें 11.5% से ज्यादा की हिस्सेदारी भारत की है। चौंकाने वाला ताजा आंकड़ा WHO ने जारी किया है और जब से ये डेटा आया है पूरी दुनिया में हेपेटाइटिस पर बात हो रही है और भारत को लेकर भी चिंताएं लगातार गहराती जा रही हैं। ऐसे में आज इस पर बात करना बहुत जरूरी है। हेपेटाइटिस बी और सी के खतरे को समझेंगे, जानेंगे इसके लक्षण क्या है, इससे बचने के उपायों पर भी बात करेंगे। पहले ये रिपोर्ट। दुनिया भर में हेपेटाइटिस बी और सी का खतरा तेजी से बढ़ा है। WHO की रिपोर्ट के माने तो साल 2022 में दुनिया भर में इसके करीब 30 करोड़ मरीज थे। वहीं इससे होने वाली मौत की बात करें तो हर रोज इस बीमारी से दुनिया भर में करीब 3,500 लोग जान गंवा रहे हैं। भारत की बात करें तो यहाँ भी ये खतरा विकराल होता जा रहा है। दरअसल इसके मरीजों के मामले में चीन के बाद करीब 3.5 करोड़ मरीजों के साथ भारत दूसरे नंबर पर है। इसमें हेपेटाइटिस बी के करीब 3 करोड़ और सी के करीब 50 लाख मरीज हैं। यानी हेपेटाइटिस बी और सी के कुल ग्लोबल मरीजों की संख्या में भारत की 11.5% से अधिक की हिस्सेदारी है। चिंता की बात यह है कि इसका बड़ा खतरा होने के बावजूद करीब 2.5% लोगों में ही हेपेटाइटिस बी के संक्रमण का पता चल पाता है। वहीं हेपेटाइटिस सी में यह आंकड़ा 28% का है। वैसे तो ए, बी, सी, डी और ई यानी 5 तरह के हेपेटाइटिस संक्रमण होते हैं, लेकिन बी और सी सबसे घातक होता है। हेपेटाइटिस बी, जिसे HBV भी कहते हैं, ये संक्रमित ब्लड, सुई, असुरक्षित यौन संबंध से होता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह हेपेटाइटिस बी से संक्रमित वो महिलाएं हैं जो अनजाने में इस बीमारी को अपने पैदा होने वाले बच्चे में ट्रांसफर कर रही हैं। इसमें लिवर डैमेज हो जाता है। ये जानलेवा बीमारी है, जबकि हेपेटाइटिस सी यानी HCV भी लिवर से जुड़ी संक्रमण है जो सही ट्रीटमेंट लेने से 2-3 महीने में ठीक हो जाता है। लेकिन अगर इसका इलाज ठीक से नहीं किया गया तो इससे लिवर सिरोसिस जैसी जानलेवा बीमारी के होने का खतरा हो सकता है। हेपेटाइटिस बी और सी के लक्षणों में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। वहीं इससे संक्रमित व्यक्ति में तत्काल लक्षणों का पता भी नहीं चलता। फिलहाल हेपेटाइटिस बी के जो सामान्य लक्षण हैं उनमें थकान, मांसपेशियों में दर्द, भूख में कमी, पेट में दर्द के साथ लिवर संबंधी समस्या हो सकती है। गंभीर स्थिति में पीलिया, पेट, हाथ और पैरों में सूजन के साथ पेट का फूलना खतरे के संकेत हैं। वहीं हेपेटाइटिस सी के संक्रमण की स्थिति में पेट के दाहिनी तरफ दर्द, पेट में सूजन होने के साथ बुखार, खुजली, पीलिया जैसी दिक्कतें देखी जाती हैं। इसके निदान की बात करें तो छोटे बच्चों में हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन, जिन वयस्कों ने इसकी वैक्सीन नहीं ली है उन्हें भी टीकाकरण करवाना चाहिए। साथ ही जिनमें हेपेटाइटिस का संक्रमण पाया गया है उनका सही इलाज होना चाहिए। सरकार ने साल 2007-8 में बच्चों में हेपेटाइटिस बी के टीकाकरण के लिए एक अभियान चलाया, लेकिन 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 41 से 62% बच्चों को ही ये टीका लग सका। ऐसे में जागरूकता के अलावा इसके खतरे को देखते हुए वैक्सीनेशन ही इसके संक्रमण को जड़ से खत्म करने का एकमात्र उपाय है। यानी हेपेटाइटिस से बचना है तो टीकाकरण जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। डॉक्टर पीयूष रंजन हमारे साथ हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में। डॉक्टर रंजन, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज पुरी, डायरेक्टर हैं हेपेटोलॉजी FELDI यानी कि फोर्टिस एस्कॉट लिवर एंड डाइजेस्टिव डिजीज इंस्टीट्यूट के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पुरी आपका भी हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर समीर भाटी, जाने माने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर भाटी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रंजन सर, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं और ये 2024 ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट, काफ़ी इस रिपोर्ट के बारे में चर्चा हो रही है सब जगह और 2022 का ये डेटा दे रहा है 254 मिलियन यानी कि 25 करोड़ से ज़्यादा लोग हेपेटाइटिस बी और 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ लोग हेपेटाइटिस सी से पीड़ित पाए गए हैं। और मौत के जो आंकड़े हैं सर वो भी काफ़ी डरा रहे हैं। ये क्या हाईलाइट कर रही है रिपोर्ट और कौन से ऐसे पॉइंट्स को उजागर कर रही है जो एक आम भारतीय के लिए समझना जरूरी है सर? देखिए, मुझे शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आंकड़े हमें हमेशा से पता थे और ये बहुत अच्छी बात है कि इस रिपोर्ट के माध्यम से ये अब हाईलाइट हो रहा है और अब इसकी चर्चा आप अपने टीवी शो के ज़रिए कर रहे हैं
और ये जागरूकता लोगों में पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। हेपेटाइटिस बी और सी संक्रमण ये दोनों काफ़ी कॉमन है और इनका इलाज काफ़ी अच्छा है, जैसा कि आपने अपने पहले की रिपोर्ट में भी दिखाया कि अगर इनका सही वक्त पे इलाज किया जाए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण किया जाए तो इससे बचाव ज़रूरी है। तो ये एक अवेयरनेस जो क्रिएट हो रही है कि ये एक डिज़ीज़ बर्डन है, ये एक प्रॉब्लम है और जिसका एक सॉल्यूशन है। जैसे रूटीन हेल्थ चेकअप्स होते हैं उनमें इनको इंक्लूड करना ताकि समय से इनको डायग्नोज किया जा सके, लोगों को सेंसिटाइज करना इसके बारे में ताकि लोग ये समझ सकें और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकें। और ये एक बहुत ही वेलकम स्टेप है कि किसी एक हेपेटाइटिस बी सी दोनों लगभग एक ही प्रकार से फैलने वाली बीमारियां हैं। हेपेटाइटिस बी में जो सबसे कॉमन चीज़ हमारे देश में होती है वो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन है, यानी कि जिनको वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। इसके अलावा ब्लड कांटेक्ट के थ्रू, शेयर्ड नीडल्स के थ्रू और अनप्रोटेक्टेड सेक्स जिसको कहते हैं उसके ज़रिए फैलता है। हेपेटाइटिस सी का वर्टिकल ट्रांसमिशन यानी कि मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ब्लड के थ्रू, जैसे कि हेपेटाइटिस सी में है 1990-91 में जब इस वायरस की खोज हुई, उसके पहले जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिन लोगों को मिला उनमें इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। जब इस वायरस की खोज हो गई, ब्लड बैंक्स में इसकी स्क्रीनिंग होने लगी तो इसकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। और 2011-12 के बाद और 2014 के बाद हमारे देश में जब इसकी ट्रीटमेंट काफ़ी इफ़ेक्टिव हो गई है तो भी अब इसकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। तो इसका संक्रमण दोनों का लगभग एक प्रकार का होता है। और हेपेटाइटिस बी में मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन अभी भी हमारे देश में सबसे कॉमन है। वैक्सीनेशन के बारे में आपने प्री प्रोग्राम जो आपका ये था उसमें आपने बात की कि अभी भी अनफॉर्चुनेटली 50% के आसपास ही कवरेज है वैक्सीनेशन का, यूनिवर्सल वैक्सीन जो कि एट बर्थ सबको मिलनी चाहिए। ऑलराइट सर, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट जो बुनियादी इसकी चीज़ें हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर किया सर। डॉक्टर पुरी, अक्सर हम जो भी बीमारियों के बारे में बात करते हैं, कोई रिपोर्ट आती है उसमें लाइफस्टाइल, खान पान, इन सब का जिक्र भी होता है। क्या हेपेटाइटिस बी और सी का संबंध भी किसी तरह से हमारी लाइफस्टाइल या खान पान से जुड़ा हुआ है? देखो, हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो ब्लड बॉर्न वायरस है। जैसे डॉक्टर पीयूष ने सही बताया, ये स्प्रेड होता है या मदर से बच्चों को या हस्बैंड से वाइफ को, और नीडल स्टिक्स एक्सपोजर। सो ड्रग इनटेक, जो ड्रग यूजर्स हैं उसमें हाई प्रेवलेंस है, उनके अंदर काफ़ी कॉमनली ये पाया जाता है। दूसरी चीज़, अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं तो उससे भी ये वो होता है। तो ये चीज़ें लाइफस्टाइल, खाने पीने से तो इनका कोई ताल्लुकात नहीं है, बट जिस तरह हम ज़िंदगी जीते हैं, जो प्रोटेक्शन नहीं लेते हैं अपने, अनप्रोटेक्टेड सेक्स लेने से या आईवी ड्रग यूज़ से, इन चीज़ों से ज़रूरी फैलता है। और कौन सर ज़्यादा वनरेबल हैं इनके लिए, डेंजर जोन में जो ऑलरेडी हों और उसके ऊपर उनको ये संक्रमण हो जाए तो ज़्यादा खतरा उन लोगों को होता है? देखो, ज़्यादा खतरा उनको है जिनको हाई रिस्क फैक्टर्स हैं। किसको हाई रिस्क फैक्टर है, किसको स्क्रीनिंग होनी चाहिए, किसको टेस्ट करना चाहिए कि उनको हेपेटाइटिस बी या सी है। सबसे पहली चीज़ तो अगर घर में किसी और को हेपेटाइटिस बी और सी है, इनको स्क्रीन करना है। जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, जो आईवी ड्रग यूजर्स हैं, उनको ज़रूर लेना है। जिनकी मल्टीपल सर्जरीज हुई हैं, ऑपरेशन हुए हैं, उन लोगों को स्क्रीन करना है। और अगर किसी की माता को हेपेटाइटिस बी है तो ऑब्वियसली सब बच्चों को चेक होना चाहिए कि हेपेटाइटिस बी है। तो आपके घर में कितने लोगों को हेपेटाइटिस बी और सी है, क्या है, क्या आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, क्या आप आईवी ड्रग यूज़ करते हैं। अगर ऐसी चीज़ करते हैं तो आपको स्क्रीनिंग की ज़रूरत है। ऑलराइट। अगर मल्टीपल सर्जरीज हुई हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिले हैं, तब भी करना है। राइट सर, तो ये एक और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमने हासिल की। डॉक्टर भाटी, हेपेटाइटिस बी और सी को लेकर ये अवेयरनेस अब तक रही क्यों नहीं, और क्या कोई टीकाकरण ऐसा है जिससे इससे बचाया जा सकता है? पहले अगर ले लिया जाए तो डॉक्टर भाटी से हम संपर्क करेंगे। मैं इसी सवाल के साथ डॉक्टर रंजन के पास जा रहा हूँ। डॉक्टर रंजन, थोड़ा टीकाकरण के बारे में बताएं सर, कब दिया जा सकता है, किन लोगों को दिया जा सकता है? एक बार बचपन में अगर टीका छूट गया है तो क्या कोई बड़ा वयस्क ले सकता है? अगर ले सकता है तो वो कोई एज ग्रुप रिलेटेड है मामला या नहीं है सर? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हेपेटाइटिस बी के लिए टीका है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसकी प्रोटेक्शन रेट 95% के आसपास है। हाई रिस्क जो भी है, जिनकी मदर्स
HbsAg पॉजिटिव है यानी कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, उनको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के साथ एक इम्यूनोग्लोबुलिन होता है जो जन्म के 72 घंटे के अंदर देना होता है। और हेपेटाइटिस बी मैंने जैसा आपको बताया, हमारी सरकार ने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में उसको काफ़ी पहले से इंक्लूड किया हुआ है। तो जन्म के समय जितनी जल्दी हो सके, और उसके बाद हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन शेड्यूल 3 इंजेक्शंस का होता है जो हम फॉलो करते हैं। 0 यानी कि पहला वैक्सीन, 1 यानी कि दूसरा, 6 यानी कि तीसरा 6 मंथ्स पे, 0, 1, 6 ये यूनिवर्सल वैक्सीनेशन है जो सबको मिलना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति रह गया जिसको नहीं मिला तो इसको बाद में एडल्टहुड में कभी भी दिया जा सकता है। ये एक डिबेट का इशू है कि जो हाई रिस्क हैं हम सिर्फ उन्हीं को दें, बट जैसा डॉक्टर पंकज पुरी ने बताया कि जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, जैसे अगर मुझे हेपेटाइटिस बी है तो मेरी फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में मेरे ब्रदर्स सिस्टर्स, अगर मेरे फादर मदर्स हैं, उनका ये कराना बहुत ज़रूरी है। लोग कई बार जब आते हैं और उनको ये बताया जाए कि फैमिली स्क्रीनिंग करनी है तो बड़े सोच में पड़ जाते हैं कि हम तो एक मुश्किल के लिए आए और हमें और ज़्यादा बड़ी मुश्किल में डाल रहे हैं। बट ये बचाव का एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हमें खोना नहीं चाहिए, और उस समय जो भी एडल्ट हो उसको ज़रूर वैक्सीनेट करना चाहिए जो कि नेगेटिव हो उस वक्त हेपेटाइटिस बी के लिए। अनफॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस सी के लिए हमारे पास इस वक्त कोई वैक्सीन नहीं है, बट जो प्रिवेंशन के तरीके हैं आगे हम प्रोग्राम में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। ब्लड अवेयरनेस, नीडल शेयरिंग की अवेयरनेस और ब्लड बैंक में स्क्रीनिंग जो प्रैक्टिसेस है, इससे इसकी संख्या काफ़ी कम भी हुई है। ऑलराइट सर, और ट्रीटमेंट इसका काफ़ी इफेक्टिव है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, और इससे बचने के उपायों पर भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर पुरी, इसी रिपोर्ट में एक और जिक्र है और वो है वायरल हेपेटाइटिस, और उससे मरने वालों की संख्या भी काफ़ी बढ़ रही है। तो ये वायरल हेपेटाइटिस कुछ दूसरी चीज़ है क्या सर? देखो जी, वायरल हेपेटाइटिस होते हैं जो कॉमन वायरसेस हैं जो लिवर को चोट पहुंचाते हैं। इसमें 5 मेन वायरसेस हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। डी भारत में नहीं पाया जाता है। इसमें जो ब्लड बॉर्न वायरसेस हैं वो हेपेटाइटिस बी और सी है। Okay. जो ए और ई हैं वो खान पान से आते हैं, वो पानी या खाना जिसमें से इन्फेक्शन हो जाता है उससे होते हैं। जैसे आप बाहर जाके गोलगप्पे या पानी पीते हैं जो सही नहीं है, उससे इन्फेक्शन हो जाता है, वो ब्लड बॉर्न हेपेटाइटिस। ये सारे के सारे हेपेटाइटिस हैं। जो हेपेटाइटिस ए और ई है जो खाने पीने से होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, उनमें कोई क्रॉनिक लिवर डिजीज़ नहीं होती है, वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। उनमें से 95%, 99, 98, 99% लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं बिना दवाइयों के। उनमें कोई क्रॉनिक लिवर डिजीज़ नहीं होती है। जो हेपेटाइटिस बी और सी है उससे क्रॉनिक हेपेटाइटिस भी हो जाती है, अक्यूट हेपेटाइटिस को छोड़ के, जिसमें क्रॉनिक हेपेटाइटिस आगे जाके लिवर ख़राब हो जाता है, जिससे सिरोसिस और लिवर कैंसर भी हो जाता है। ऑलराइट, सारे के सारे इनको हेपेटाइटिस बोलते हैं। तो यानी कि वायरल हेपेटाइटिस जो नाम संबोधित किया गया है वो बेसिकली इन्हीं वायरसेस से संक्रमण जो होता है उसी को वायरल हेपेटाइटिस कहा गया है, ये अलग चीज़ नहीं है। ये वही चीज़ है, इसमें अक्यूट हेपेटाइटिस भी होती है और क्रॉनिक हेपेटाइटिस भी होती है। गॉट इट सर। अक्यूट हेपेटाइटिस कॉमनली हेपेटाइटिस ए, ई और बी करते हैं। राइट सर, राइट सर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, और ब्रेक के उस पार जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहेगा हमारा वो रहेगा कि बचाव कैसे करना है। जानकारी क्योंकि बहुत ज़रूरी है, तो हाइजीन क्या होना चाहिए, किस किस तरह का आप बातों का ध्यान रख सकते हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं, ताकि आप हेपेटाइटिस बी और सी से एक्सपोज ना हो, ना आप हो ना आपके परिवार वाले हों, ये जानना बहुत ज़रूरी है। शो के अगले हिस्से में इसी पर बात। तो हेपेटाइटिस से जंग, डब्ल्यूएचओ की ताज़ा रिपोर्ट बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन बताती है पूरी दुनिया में हेपेटाइटिस बी और ख़ास तौर से हेपेटाइटिस बी और सी। वैसे तो हमने फर्स्ट हिस्से में जाना हेपेटाइटिस के बारे में, डॉक्टर साहब ने बताया कि 5 मेन स्ट्रेन्स हैं हेपेटाइटिस वायरस के, ए, बी, सी, डी और ई। सभी लिवर डिजीजेस कॉज करते हैं, लेकिन बी और सी में हम इसलिए ख़ास तौर से चर्चा कर रहे हैं क्योंकि, और वो भी भारत के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि भारत जो है चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा हेपेटाइटिस रजिस्टर करने वाला देश है। आप जानकर शायद चौंक जाएंगे, और इसी सवाल के साथ मैं डॉक्टर भाटी के पास भी आ रहा हूँ। डॉक्टर भाटी, ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। 2022 में हेपेटाइटिस बी के केसेस लगभग 3 करोड़ हैं हिंदुस्तान में, और हेपेटाइटिस सी के 55 लाख। ये छोटा मोटा नंबर नहीं है सर। ऐसा लग रहा है कि कितने लोग ही अनप्रोटेक्टेड सेक्स के लिए एक्सपोज होते होंगे,
कितने लोग ही निडल्स वगैरह ड्रग्स लेते होंगे, कितने लोग ही मल्टीपल ऑपरेशंस के थ्रू गुजरते होंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 3 करोड़ की तादाद तो बहुत बड़ी तादाद है सर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए नंबर तो कई बार क्या है कि अगर हम स्क्रीनिंग और ज्यादा अग्रेसिवली करते हैं, हम अपने प्रिवेंटिव टूल्स को, स्क्रीनिंग टूल्स को ज्यादा यूज करते हैं, तो नंबर्स और भी हो सकते हैं। इसी वजह से WHO ने भी एम्फेसिस किया है कि जितना ज्यादा हम स्क्रीनिंग पे ध्यान देंगे, अर्ली डायग्नोसिस, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितना टाइमली हम उसको डायग्नोस कर पाए तो ट्रीटमेंट मैनेजमेंट, अर्ली हम इंटरवेंशन कर पाएंगे। और सेम जैसा भी आपने बताया कि जो ट्रांसमिशन है, क्योंकि अगर डायग्नोस्ड हो गया एक बार, तो उसके बाद फिर फर्दर काउंसलिंग के बाद एटलीस्ट जो डिजीज स्प्रेड होने का, ट्रांसमिशन होने का और डिजीज प्रोग्रेस होने का, उन दोनों चीजों को हम रोक सकते हैं। पर यहाँ पे ये भी एक चिंता की बात है कि खाली ऐसा नहीं है कि अर्बन पॉपुलेशन में, रूरल पॉपुलेशन के अंदर भी, खास तौर पे अगर हम कुछ स्पेसिफिक एरियाज के अंदर देखें, वहां पर केसेस काफी ज्यादा है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। तो ये जो ट्रांसमिशन होता है, इसको रोकना तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है, एक अवेयरनेस और साथ के साथ स्क्रीनिंग प्रोग्राम को जितना हम अग्रेसिवली फैलाएं, चलाएं, ताकि हम दोनों बी एंड सी, जो कि काफी ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग रहती है, उनके स्प्रेड को हम रोक सकें। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, टोटल अगर आप लगाएंगे 2022 के केस में लगा रहा हूं तो 3.5 करोड़ के आसपास केसेस हैं हेपेटाइटिस बी और सी के, और टोटल अगर आप डिजीज बर्डन ग्लोबल देखेंगे तो इंडिया का जो हिस्सेदारी है वो लगभग 12% है। ये बहुत बड़ा नंबर है। अब सिर्फ ये डॉक्टर रंजन, ये सिर्फ हमारी आबादी ज़्यादा है इसलिए नंबर्स ज़्यादा दिख रहे हैं, या वो कौन कौन सी लापरवाहियां हैं जो भारतीय कर बैठते हैं? और मैं एक डेटा और पढ़ रहा था कि डायग्नोसिस तो होता ही नहीं है, वो बहुत कम हो पाता है। अगर और ज़्यादा स्क्रीनिंग हो और ज़्यादा डायग्नोसिस हो तो ये नंबर तो पता नहीं कहाँ जाएगा। तो क्या ऐसा भारतीय कर रहे हैं, कहाँ लापरवाही कर रहे हैं जो इतने नंबर्स हमको मिल रहे हैं सर? ये देखिए, एक बात आपने बिल्कुल सही की कि एब्सोल्यूट नंबर्स के टर्म में, चूँकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है इसीलिए हमारे यहाँ नंबर्स ज़्यादा हैं। परसेंटेज के टर्म्स में देखें तो हम इंटरमीडिएट प्रिविलेंस जोन में आते हैं, 2% अराउंड हेपेटाइटिस बी के लिए, और लगभग इतना ही हेपेटाइटिस सी का प्रिविलेंस जनरल पॉपुलेशन में, यानी कि अगर हम 100 लोगों में देखें तो 2 हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव होंगे। ये अर्बन और रूरल दोनों पॉपुलेशंस में ये देखा गया है। तो जो एब्सोल्यूट नंबर्स हैं वो हमारे पॉपुलेशन के कारण ज़्यादा हैं। स्क्रीनिंग की जहाँ तक बात है, स्क्रीनिंग जैसा डॉक्टर भाटी ने कहा, इसको और व्यापक करने की ज़रूरत है, हाई रिस्क ग्रुप से बियॉन्ड ले जाने की ज़रूरत है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान जब पहला विजिट होता है उसके दौरान इसकी स्क्रीनिंग करना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है इंटरवेंशन के लिए। जनरल हेल्थ चेकअप्स आजकल बहुत ही कॉमन है, उस समय प्री एम्प्लॉयमेंट चेकअप्स के दौरान उस समय ये करना, और वैक्सीनेशन की अपॉर्चुनिटी, जैसा कि आपकी रिपोर्ट में दिखाया कि हम 40 से 60% ही वैक्सीनेट कर पा रहे हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इसके होने के बाद। ये हमारी इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे चूक है और इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, और आपके कार्यक्रम के माध्यम से ये सही जगह पर मैसेज पहुंचने की इसकी ज़रूरत है। डॉक्टर रंजन, लास्ट टाइम जब आपने ख़त्म की थी जो बात, जो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के दौरान जो हाइजीन रखना है उसके बारे में थोड़ा सा बता दें सर, क्योंकि एक ज़माना होता था जब कहा जाता था कि भाई जो आप सुई इस्तेमाल कर रहे हैं, निडल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। आजकल तो बड़ा अमूमन देखते हैं कि लोग फ्रेश निडल इस्तेमाल करते हैं, रूरल एरियाज़ में भी उबाल लेते हैं। क्या अभी ये हाइजीन बना नहीं पाए हम लोग? यहीं पर हमारा देश देखिए इतना बड़ा है और रिसोर्सेज की ऐसी कमी है और ऐसी जगहों पे है फैला हुआ जहाँ पे कोई MBBS डॉक्टर नहीं है, पहुँच नहीं है लोगों की। तो ये नीडल शेयरिंग, डिस्पोजेबल नीडल की अवेलेबिलिटी से बहुत कम हुआ है, पर पूरी तरह से एबॉलिश नहीं हुआ है। अगर उबाल भी लें, बॉयल भी कर लें, उसको मतलब एक तरह का ऑटोक्लेव हो गया वो, तो भी इसकी संख्या कम हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी प्रिविलेंट है सेम नीडल से दूसरों को देना। तो इसको रोकने की ज़रूरत है, सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है। प्राइमरी हेल्थ केयर के लेवल पे ये बिल्कुल कॉस्ट फ्री इंटरवेंशन है, सिर्फ एजुकेशन और अवेयरनेस की ज़रूरत है इसके लिए। ऑल राइट सर। डॉक्टर पुरी, आप दूसरा ब्लड बैंक में स्क्रीनिंग। डॉक्टर पुरी, आपके इनपुट सर इसके स्प्रेड को रोकने के लिए या मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के टाइम पर जो हाइजीन रखना चाहिए, जो बातें ध्यान रखनी है? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे डॉक्टर पीयूष ने बताया कि हमें नीडल शेयरिंग,
रीयूज़ ऑफ सिरिंजेस, ये सब चीज़ें कम हो गई हैं। बट बाकी चीज़ भी तो हैं, बाकी मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, लोग जाके टैटू कराते हैं, वो भी एक सोर्स है। लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में, कहाँ करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं, जो टैटू हो रही है क्या वो नीडल्स सेफली यूज़ हो रही हैं। बार्बर्स, वहाँ से भी ये फैल सकता है, नाई से आप बाल रेजर्स यूज़ कर रहे हैं, क्या वो केयरफुली स्टेराइल कर रहे हैं, ये भी एक मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है। ये चीज़ों को कोई गिनता नहीं है। अगर कोई फैमिली मेम्बर है, क्या उसकी वाइफ या हस्बैंड क्या वो वैक्सीनेट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, वो चीज़ें हमें देखनी है। वैक्सीनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। अर्ली डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, ट्रीटमेंट, जल्दी से उसको पहले पहचान करना और फिर रोकना, तभी ये चीज़ें ठीक होंगी। और इलाज करने से भी रुकती हैं। अगर हम जैसे हेपेटाइटिस सी में ये नया देखा गया है, ये ज़रूर देखा गया है, जैसे ही ये बीमारी का इलाज अच्छा हो गया है और सस्ता हो गया है और एफिकेसी इम्प्रूव हो गई है, हेपेटाइटिस सी के नए केसेस कम हो गए हैं हमें देखने के लिए। बी के लिए भी ये ज़रूरत है। ऑलराइट सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपने दो बड़ी बुनियादी बातें बोल दी कि अभी भी आप बार्बर शॉप्स पे जाते हैं, क्या आप चेक करते हैं कि आपका जो ब्लेड इस्तेमाल हो रहा है वो सही है, साफ़ है, नहीं है। उसी तरह से टैटू, माय गॉड, टैटू कराने वाले तो आजकल हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हैं, और वहाँ पर वो किस तरह से अपने हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं, ये मुझे लगता है कि काफ़ी अवेयरनेस अभी आने की इसमें ज़रूरत है। डॉक्टर भाटी, आप भी कुछ कहें सर, अवेयरनेस के लिए क्या क्या करना होगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे स्क्रीनिंग आपने करा ली, स्क्रीनिंग कराने के बाद आपका हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव आने के बाद फिर फर्दर आप उस पर वर्कअप करिए, क्योंकि कई बार काफी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव आने के बाद भी कुछ अल्टरनेटिव थेरेपीज पे काफी डिले कर देते हैं, ऐसे ही हेपेटाइटिस सी के अंदर भी। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास टाइम से पहुंचे ताकि टाइमली इंटरवेंशन हो सके। इसमें यही ज्यादा जरूरी है कि काफी पेशेंट कई बार डिले करके आते हैं। और एक जो सबसे ज्यादा हमने देखा, देखिए स्क्रीनिंग तो जब आपको सिम्टम नहीं है तभी कराया जाता है। ज्यादातर पेशेंट जब सिम्टम्स होते हैं उनको तब पहुंचते हैं, तब उनको काफी प्रॉब्लम इस तरह की बढ़ चुकी होती है, लिवर सिरोसिस तक इवन पेशेंट्स पहुंच चुके होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि टाइमली इंटरवेंशन इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है। और खास तौर पे जैसे सलून की हमने बात की, तो ये रूरल एरियाज के अंदर ऐसे काफी पर्टिकुलरली एक बेल्ट की बेल्ट होती है जिसके अंदर काफी वो ऐसा स्प्रेड होना शुरू हो जाता है कि एक बार आप उसको यूज कर रहे हैं रेजर को, और उसी को फिर वो और बाकी लोगों के अंदर भी ऐसा यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। यहाँ पर बहुत ज्यादा हमें अवेयरनेस स्प्रेड करने की जरूरत है, खास तौर पे रूरल एरियाज के अंदर। बिल्कुल, 3,500 लोग रोज मारे जाते हैं हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से, और ग्लोबली ये इन्फेक्शन से होने वाली मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। इतनी गंभीर है ये सिचुएशन, और भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है जहां पर इस तरह के मामले आ रहे हैं। इसलिए बहुत सतर्कता की आवश्यकता है, इग्नोर कतई ना करें, छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना है ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। डॉक्टर समीर भाटी, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर पंकज पुरी, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर पीयूष रंजन, थैंक यू सो मच सर। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।